जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा मौजू सानिया मशरकी पाकिस्तान सकूत ढाका। मनाजर आपने अफसोसनाक देखे और जो आखिरी मंजर था ये वो बुज़ुर्ग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए उस वक्त पाकिस्तान फ़ौज का साथ दिया और आज से 3 साल पहले फांसियों पर झूल गए। कई इनको ऑफर्स हुई कि आप अपना माफ़ीनामा लिख दें, आपकी सज़ाए मौत जो है वो उम्र कैद में बदल दी जाएगी, लेकिन इन बुज़ुर्गों ने इनकार किया। कितनी कमिटमेंट थी और ये अलबदर और अलशम्स थी क्या? हमने गुज़िश्ता साल भी इसका तस्करा किया था, आज एक बार फिर इसकी तस्कीर कर रहे हैं कि अलबदर और अलशम्स जिसका पाकिस्तान के अंदर आज के नौजवान को ये इल्म नहीं है कि ये कौन लोग थे, ये कौन से नौजवान थे, ये कौन से तालिब इल्म थे, इनका किरदार क्या था। आज हमारी खुशकिस्मती कि एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है मेजर रियाज हुसैन मलिक साहब ने, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के अंदर पोस्टेड थे और अलबदर की कहानी उन्हीं से सुनते हैं। उन्हीं को हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। और साथ ही हमारे पास एक और अहम मेहमान हैं बुरहानुल इस्लाम साहब, जो साबिक सिफारतकार हैं। जब ये सानिया हुआ सकूत का उस वक्त ये ढाका के अंदर मौजूद थे और अहम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी एक हिस्ट्री है, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन मेजर रियाज हुसैन मलिक साहब से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेजर साहब, आपको अलबदर का बानी कहा जाता है कि अलबदर और अलशम्स दो ऐसे नौजवानों की तंजीमें थीं जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया और पाकिस्तान को बचाने की जंग लड़ी। ये लोग कौन थे? किस तरीके से आपके जहन में ये ख्याल आया? थोड़ा सा वाकया हमारी आज की नौजवान नस्ल को समझाएं कि ये कौन लोग थे और किस तरीके से आपने इनको जमा किया। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी वसातत से बात कर सकूं। ये वो लोग थे, लेकिन कबल इसके कि मैं अलबदर के बारे में कुछ कहूँ, सबसे पहले मैं उन अजीम और प्यारे बच्चों के बारे में जिन्होंने आज से 7 साल पहले शहादत कबूल की, शहादत उनको नसीब हुई, उनके वालिदैन से अज़हार यकजहती करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। और फिर अलबदर के बारे में सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हर साल 16 दिसंबर को हमारे जख्मों से खून रिसना। अलबदर के बारे में बताने से कबल मुझे अगर आप मौका दें तो मैं 1-2 मिनट के लिए पहले उन हालात को बताऊं कि जो वहां हालात थे क्या और पाकिस्तान फौज की क्या क्या मजबूरियां थी और किन हालात में से हम लोग गुजर रहे थे। उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश, इसमें सूरत हाल ये थी कि 3 ग्रुप समझ लें कि आबादी के 3 मेन ग्रुप थे। एक वो लोग जो वादत पाकिस्तान पर यकीन रखते थे, एक वो लोग जो सिर्फ अपने लिए खुराक मुहैया करने के लिए तगदो कर रहे थे, जो अपनी गुर्बत पे जरा काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। उनको इससे कोई गरज नहीं थी कि बांग्लादेश बनता है या पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान रहता है या बांग्लादेश बनता है। तीसरा जो ग्रुप था, ये वो लोग थे जो एंटी पाकिस्तान थे और ये वो लोग थे कि जिनको हिंदू प्रोपेगेंडा ने इस हद तक नफरत उनके दिलों में डाल दी थी कि बदकिस्मती से वो मगरबी पाकिस्तान के लोगों को अपना दुश्मन समझने शुरू हो गए थे। लेकिन ये तादाद बराबर कतई नहीं थी, ये कम लोग थे। अच्छा। लेकिन इंडियन प्रोपेगेंडा ने इस हद तक इनको उभार दिया, यूं समझ लें कि दुनिया ये समझने लग गई कि शायद पूरे मशरकी पाकिस्तान में लोग जो है वो मगरबी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं थी। जी। जब मार्च में जिस वक्त ये शुरू हुआ सबसे पहले सिलसिला, तो जो कत्लो गारत शुरू हुई वो अवामी लीग की जो यूं कह ले जो हार्ड एलिमेंट था वो लोग, इसी तरीके से जो हिंदू जिनको एक्सप्लॉइट कर चुके थे वो नौजवान, फिर जो वहां कम्युनिस्ट ग्रुप था
बादशानी ग्रुप में कह लूं, वो लोग थे कि जिन्होंने सबसे पहले मैसेकर शुरू किया और मगरबी पाकिस्तान के लोगों को मारना शुरू किया। सही है। उसमें इस हद तक ये गए कि इन्होंने ये भी नहीं देखना चाहा कि मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं कौन। उनके लिए सिर्फ एक ही बात थी कि ये मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये नफरत का बीज इतना सख्ती से इनके दिलों में डाल दिया गया था, ये एक तनावर पौधा बन चुका था। सही है। उसके साथ ही साथ जो ग्रुप वादे से पाकिस्तान पे यकीन रखता था, वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। सही है। और जो आम गरीब आदमी था, जिसको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो सिर्फ दुआ कर सकता था कि या अल्लाह अमन दे। अब हमारी सूरत हाल ये थी कि अगर ये सारे हालात यहाँ बताए जाते तो गवर्नमेंट ने ये समझा कि शायद यहाँ रीजन ना हो, ऐसे हो कि कहीं खुदा न खास्ता यहाँ भी बंगाली यूनिट भी मौजूद थी और लोग परेशान ना हो। सही खबर यहाँ नहीं आई, इंडिया प्रोपगेट करता रहा और इतना वाशगाफ अल्फाज में प्रोपगेट किया कि पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि वो सारे इलाज की पसंद हो। सही है। इसमें अब एक आम बटालियन को 1500 से लेकर 2000 गज तक का इलाका दिया जाता है बॉर्डर पे कवर करने के लिए। सही है। हम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम थी कि 40 मील सिर्फ मेरी यूनिट का एरिया था, 40 मील का बॉर्डर कवर करना। अब आप अंदाजा लगाएं कि इतने बॉर्डर को कवर करना, ये जो कहते हैं 93,000 फौजी, कोई 93,000 फौजी नहीं, 45,000 लड़ाका फौज में मुश्किल 20-25 हजार थी। ये वो सिविलियंस को भी मिलाकर और जितने बाकी वो स्पोर्टिंग लोग थे उनको भी मिलाकर उन्हें 93,000 कैदी की बात की और प्रोपेगेंडा ये करता रहा कि 93,000 कैदी। अच्छा मलिक साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि एक तो ये एक कंफ्यूजन है कि जी 93,000 फौजी, जैसे आपने कहा कि 20-25 हजार से ज्यादा नहीं थे, सिविलियन को मिला के भी तादाद इतनी नहीं बनती थी। बुरहानुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, साबिक सिफारतकार हैं, और जब ये सानिया होता है और वो उस वक्त ढाका में मौजूद थे, उनसे पूछने कि ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तानी फौज ने ये कत्लो गारत की, जो इल्ज़ाम आयद किए जाते रहे, शर्मिला बोस ने अपनी किताब में इनका हवाला दिया कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी और कई आलमी फोरम्स में ये बात है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा की बात वजह से आप कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, बुरहानुल इस्लाम साहब से मैं पूछूंगा, बुरहानुल इस्लाम साहब से पूछूंगा कि बुरहान साहब आप बताएं कि ये जो प्रोपेगेंडा असल सिचुएशन क्या था। बुरहान साहब ये बताइएगा पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके वालिद जो थे नायब सदर थे मुस्लिम लीग के और आपके कज़न जो थे जमात इस्लामी के यानी प्रोफेसर गुलाम आजम साहब थे, आपको उस पॉलिटिकल सिचुएशन में कैसे उस वक्त खराबी हो रही थी, ये भी जरूर बताइएगा। देखें ना, जब इलेक्शंस हो गए 70 के, मेरे वालिद और प्रोफेसर साहब मेरे कजन जो है दोनों इलेक्शन हार गए। इलेक्शन के उनको पता था 100% फेयर इलेक्शंस तो नहीं हुए, लेकिन उनका ख्याल है इलेक्शन के नतीजे आ गए, फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये फेयर इलेक्शन है और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में आवामी लीग वाले जीत गए। तो इन दोनों ने मिल के स्टेटमेंट दे दिया अगले दिन, ठीक है अगर मुजीब इलेक्शन जीत गए, ऑल पाकिस्तान बेसिस पे मेजॉरिटी पार्टी के लीडर है अवामी लीग के, हुकूमत उस पर ट्रांसफर कर दिया जाए उन पे। तो ये इनको कोई मुश्किल नहीं था कि हुकूमत देना एंड ऑल दैट। शेख साहब को ये लोग बहुत पहले से जानते थे, मेरे वालिद और शेख साहब तो कलकत्ता में जब सियासत करते थे ऑल बंगाल मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग के, दे वर टुगेदर। शेख साहब बल्कि जूनियर मेंबर थे, अभी फरीदपुर से आए थे। मेरे वालिद ऑल बंगाल मुस्लिम लीग के, मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग के वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो इकट्ठी किया सियासत, पाकिस्तान के लिए मुजीब के तो बहुत जोश और जज्बा से काम किया उस वक्त काफ़ी हद तक। जब इलेक्शन जीत गए तो शेख साहब से रब्ता कभी कभी तो इनकी रहती थी, पहले भी इकट्ठे इन्होंने फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में इकट्ठे कैंपेन किए और डाक में और जो फोरम्स में इकट्ठे थे, दोस्ताना ताल्लुकात थी इनकी। शेख साहब को हुकूमत देते उनकी फीलिंग ये थी तो पाकिस्तान टूटता ना। हमारे यहाँ के लोग जो भुट्टो ने नारे लगाए, उधर तुम इधर हम, मैंने वेस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी मेरे पास है,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है वो बाहर डिस्कस कर लेते हैं। 6 नुक्ता शेख साहब कहते थे 6 नुक्ता जो है बाहर कैसे करें, पार्लियामेंट के सेशन बुलाएं, बात करेंगे। आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन मेनी इश्यूज। आई थिंक वो अगर हैंड ओवर कर देते पावर, मसला खत्म हो जाता। अच्छा, बहरहाल 16 दिसंबर को जंग खूब लड़ी, हम लोग बहुत उम्मीद रख रहे थे शायद जंग किसी तरह ख़त्म हो या जीत जाए हम। हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के आर्मी को काबू कर लेंगे और हमें सरेंडर करना होगा, ये तो कभी हम सोच भी नहीं पाते थे। 16 को इस दिन दोपहर को हम दोपहर का खाना खा रहे थे, तो ख्वाजा खैरुद्दीन साहब थे मुस्लिम लीग के ईस्ट पाकिस्तान के सदर, और जो पीस कमेटी थी जिसके मेरे वाले सेक्रेटरी जनरल थे, ख्वाजा साहब सदर थे, और प्रोफेसर आजम, महमूद अली और ये सब वाइस प्रेसिडेंट थे। और हमारे घर में था हेड क्वार्टर्स दोनों मुस्लिम लीग के भी और पीस कमेटी ऑल ईस्ट पाकिस्तान के। जी। तो खबर आया जी वो पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू सरेंडर, आप लोग क्या करोगे, आपको जान बचाने का टाइम आ गया और ये बदकिस्मती है, सरेंडर करना पड़ रहा है। बहरहाल हमें कुछ नहीं पता डिटेल, आप लोग तैयारी करो। ये दिन तो हमें बहुत अफसोस का दिन था, डर खौफ का माहौल था, हम कहाँ जाए, जान बचाए क्या करे, लोगों को पता था हम तो एक पाकिस्तान के हामी थे, तो ये मुक्ति बाहिनी वाले शायद कोई नुकसान करे और जान शान हमारे खतरे में। बहरहाल पहले दिन कोई मुश्किल हालात नहीं थी, सरेंडर हो गया। हम करीब से गुजरे, सरेंडर हमने दूर से देखा रेस कोर्स में। अफसोस तो बहुत हुआ, दुख भी बहुत, गम भी बहुत है। इसके बाद मैं 3-4 साल था उधर ही, और मेरे कज़न गुलाम आजम साहब उस वक्त पाकिस्तान में थे, लाहौर में, मेरे वालिद बाहर थे। 13 तारीख दिसंबर के वो वर्ल्ड टूर करके पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचे थे, वो तकरीबन वही थे जिस वक्त जहां मैं इस वक्त बैठा हूं। तो बहरहाल 50 साल पहले उन्होंने कितना गम और अफसोस के साथ ये खबर ली होगी, मुझे अंदाजा है उसका। बहरहाल मेरे हिसाब से मुल्क टूटने की जरूरत नहीं थी, डेमोक्रेटिकली हम इसका हल कर सकते थे और शेख मुजीब के साथ नेगोशिएशन कर सकते थे, भुट्टो या याहिया खान। आई थिंक हमारे यहाँ के लीडरशिप को एक्सेप्टेबल नहीं थी इस पाकिस्तान की लीडरशिप, या ये नहीं चाहते थे शेख मुजीब ढाका से हुकूमत करें या शेख मुजीब इस्लामाबाद से हुकूमत करे, ये असल खराबी थी। हुकूमत दे देते, इंडिया के इंटरवेंशन बाद में आई है, शुरू में इतने ज़्यादा नहीं थी, वो हम आसानी से टैकल कर सकते थे। आई थिंक इंडियन इंटरवेंशन की कहानी अब चलती नहीं है। अब ये कहिए, सच बताऊं, मुजीब ने आखिर तक कभी भी आज़ादी की डिक्लेरेशन नहीं दी, और जब क्योंकि मुजीब और मेरे वालिद दोस्त थे, तो ये राइटिस्ट पार्टी जितनी थी, इन लोगों ने 23-24 को बताया दिसंबर को, नहीं 23-24 मार्च में, भाई शेख साहब का पता तो लगे, नेगोशिएशन कर रहे भुट्टो से और याहिया खान से, क्या हो रहा है, अंदर की बात क्या, और भुट्टो मुजीब खुद क्या चाहते हैं। तो मेरे वालिद की एक्सक्लूसिव मीटिंग थी शेख साहब के दंडमंडी के रेजिडेंस पे, ये थी 24 मार्च को। शेख साहब ने क्लियरली कहा, देखो शफीकुल इस्लाम, तुम्हें पता है, मैं तो पाकिस्तान, तुम और मैं, हम दोनों ने इकट्ठे तहरीक के आगे बढ़ चढ़ के हमने काम किया। तुमने, मैंने कलकत्ता से दिल्ली तक गए, गाड़ी मोटरसाइकिल पता नहीं ट्रेन में चढ़ के जिन्ना साहब से मिलने, और 46 के कन्वेंशन में लाहौर सेशन में वो लोग पहुंच नहीं सके थे। तो हम लोगों की कितने कमिटमेंट पाकिस्तान के लिए है, लेकिन मुझे लगता है ये भुट्टो हुकूमत देना नहीं चाहता है और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। मेरे वालिद ने कहा, तुम्हारी कमिटमेंट पक्की है, तुम चाहते हो कि पाकिस्तान एक रहे? कहता, हमेशा की तरह आज भी मैं पाकिस्तान के लिए कमिटेड हूँ। व्हाट आई वांट कि मुझे असेंबली के सेशन बुलाएं और हुकूमत हमें दे दें, और हम फिर वहां जाके 6 नुक्ता पे भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। तो मैं, मेरे वालिद, मेरे भाई, हम लोग सब समझते थे पाकिस्तान टूटने को नहीं था, ये कोई साजिश थी। और जो लोगों ने यहाँ मिलिट्री लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी ने जो ये बात तय कर लिया कि बंगालियों को हुकूमत नहीं चल सकती और यहाँ से मुजीब को हुकूमत नहीं देंगे किसी भी सूरत, और भुट्टो परमानेंटली ऑपोजिशन में रह के क्या करेगा, ये जो जिन लोगों ने भुट्टो को सपोर्ट किया, एक्चुअली उन्होंने ज्यादा रोल प्ले किया पाकिस्तान तोड़ने में, और इंडिया के रोल मैं इतना नहीं देता हूँ जितना इन्होंने किया है। दूसरी बात, सरेंडर की जरूरत थी नहीं, इससे पहले कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती थी। एक और अंदर की बात आपको बताऊं जो किसी ने नहीं कहा होगा,
ये जो खंदकार मुश्ताक साहब थे थोड़े से प्रो पाकिस्तानी अवामी लीगर थे। मेरे वालिद के वो भी दोस्त थे, 2 साल सीनियर थे स्टूडेंट के तौर पे, लेकिन पाकिस्तानी माइंडेड थे। ये जब इंडिया में थे, गए हुए थे 25 मार्च के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद, वहां से पैगाम आया वालिद को, क्योंकि हमारे घर में पीस कमेटी हेडक्वार्टर्स और मेरे वालिद बहुत एक्टिव थे। उनको कहा यार कोई तरीका करो कि कुछ हमारे MNAs अभी आ जाते हैं वहां से, 4-5 उन्होंने भेज दिए थे जो हमारे साथ मुलाकात भी, मैं खुद भी मिला हूँ। वो कहते यार कोई तरीका ढूंढो, कोई नेगोशिएशंस हो, या को मना लो कि पावर हैंड ओवर करने का कोई रास्ता निकाले, तो फिर पाकिस्तान एक रह सकता है। और हमें जो एक पॉलिटिकल एमनिस्टी दी हुई, हम जो कैलकाटा में बैठे हुए, हम सब नहीं तो कम से कम 60% MNAs वापस आने को तैयार है। अच्छा। या ने एक एमनिस्टी दी है, हाँ वो आने को तैयार थे। कहते हुकूमत देने की बात करो, शेख साहब पाकिस्तान में हैं, उनसे भी बात करो। तो वालिद साहब जब फॉरेन टूर पे जा रहे थे अक्टूबर में, इस्लामाबाद आए तो याहिया से मुलाकात हुई। याहिया को कहा उन्होंने, याहिया साहब आप कोई तरीका करें, जो एमनिस्टी आपने दी हुई उनको कबूल करें और उनको बुला के नेगोशिएशन करें, और शेख मुजीब से आप यहाँ बातचीत करें और कोई तरीका निकालें। और कुछ नहीं, 6 पॉइंट्स के लूज कोई अरेंजमेंट हो तो एक कॉन्फेडरेशन भी बन जाते, पाकिस्तान बच जाता, हमारे लोगों को, फौज को सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से याहिया खान तो मस्त था, सुनने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान को जाने दिया। भुट्टो को क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनाना था इन लोगों ने, मेरे वालिद का ख्याल था, इस वजह से पाकिस्तान बदकिस्मती है। ब्रेक ले रहे हैं बुरहान साहब, ब्रेक के बाद आते हैं फिर मेजर रियाज मलिक साहब से भी गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने सिलसिला ख़त्म किया था कि अलबदर की वो तारीख बता रहे थे कि कौन नौजवान थे और किस तरीके से उन्होंने अलबदर कायम की। बात करते हैं ब्रेक के बाद।